हेलो एवरीवन एंड वेलकम विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा यूपीएससी इकोनॉमिक्स फ्री बैच चल रहा है और आज उसका एक लेक्चर नंबर 5 है। तो आज हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो जाएगा। रमेश सिंह से मैं कवर कर रहा हूँ, तो आप साथ साथ में बुक भी पढ़ सकते हैं जिससे कि आपका रिवीजन और बेहतर वे में हो सके। और सी सेट की भी हमारी एक फ्री बैच चल रहा है, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू इकोनॉमिक्स और सीसेट दोनों का बैच फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं और इनको आप लाइव अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। और इफ अगर किसी को कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज आप अपना वो डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं वो डाउट अपना नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व कर पाऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं ये फैक्टर कोस्ट, मार्केट कोस्ट और ये सारी चीजें क्या होता है क्या नहीं होता है। और फिर उसके बाद हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लेंगे। ओके। cost and price of cost and price of national income। कॉस्ट एंड प्राइस ऑफ नेशनल इनकम। तो हम सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट। देखिए, कॉस्ट के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, एक होगा फैक्टर कॉस्ट, एक होगा मार्केट कॉस्ट। एंड व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट एंड व्हाट इज मार्केट कॉस्ट वो हम देखेंगे। फैक्टर कॉस्ट, ठीक, एक होता है मार्केट कॉस्ट। ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर कॉस्ट के साथ। थोड़ा सा राइटिंग को इग्नोर करना, मैं हर बार बताता हूँ कि मेरा जो है मैं ये मोबाइल में टाइप करता हूँ, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इशू हो जाता है राइटिंग को लेके। तो चलिए फैक्टर को देखते हैं। देखो, फैक्टर के अंदर फैक्टर एक तरीके से ऐसे आप समझ सकते हैं, ये किसी चीज की एक इनपुट कॉस्ट होती है। फैक्टर कॉस्ट को आप एक इनपुट कॉस्ट भी कह सकते हैं। इनपुट का मतलब या फैक्टर कॉस्ट का मतलब एक तरीके से कि इफ अगर कोई भी एक मटेरियल को प्रोड्यूस करने में जो भी एक अमाउंट खर्च हुआ है उस प्रोसेस को करने में, या किसी एक मतलब जस्ट लाइक जैसे आप एक बिस्किट बना रहे हैं, तो बिस्किट बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल वगैरह ये सारी चीजें खरीदनी पड़ेंगी। ठीक, मतलब आप ये देखिए ना कि जैसे आपने कोई एक बिस्किट बनाया है तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए उसके लिए। रॉ मटेरियल मान लीजिए आपको वीट चाहिए। ठीक, रॉ मटेरियल खर्च करने में आपका पैसा जाएगा। ओके। उसके बाद आपने कुछ लोन वगैरह लिया होगा, ऐसा तो नहीं कि आपके पास सारा पैसा रखा होगा, तो जो भी आप इंटरेस्ट दे रही हैं लोन पे, इंटरेस्ट ऑन लोन, उसके अलावा जो भी आपके लेबर के चार्जेस होंगे, ठीक, लेबर में आपने कितना खर्च करा, प्लस आप रेंट वगैरह दे रहे होंगे कुछ चीज का, किसी जगह का, या कुछ भी ऐसा आपने कोई भी रेंटेड करी होगी चीज। ठीक, उसके अलावा आप इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये सब, वही पावर इलेक्ट्रिसिटी इन सब का। तो यानी कि ये जो सारा जो आपका कॉस्ट है वो एक तरीके से फैक्टर कॉस्ट है। यानी कि जो एक चीज मतलब जस्ट लाइक जो कि एक किसी चीज का प्रोडक्शन करने में जो हमारा एक इनपुट कॉस्ट आ रहा है, वही आपकी फैक्टर कॉस्ट कहलाती है। ठीक, इसको आप फैक्टर प्राइस भी बोल सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट या प्राइस भी बोल सकते हैं। ओके। इसको आप चाहे क्या बोल सकते हैं, आप इसको फैक्टर प्राइस भी बोल सकते हैं, आप इसको प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्शन प्राइस भी बोल सकते हैं। इसमें एज सच कोई इशू नहीं है, इस चीज को आप ध्यान में रख लेना। ठीक। अब इसी के साथ साथ अगर मेरे को बोल दिया जाए मार्केट कॉस्ट, ठीक, अगर बोल दिया जाए मार्केट कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट, ठीक, मार्केट कॉस्ट बोल दिया गया, तो ये क्या है?
देखो फैक्टर कॉस्ट तो आपका एक तरीके से वो हो गया जो कि सारा एकदम जो भी इनपुट वगैरह है इन सब पे जो भी आपका खर्च वगैरह हो रहा है। मार्केट कॉस्ट यानी कि जब किसी भी प्रोडक्ट को हमने मार्केट में उतारा, ठीक। अब मार्केट में उतारा तो उस पे क्या लगे होंगे, उस पे टैक्सेस लगे होंगे, तो प्रोडक्ट पे टैक्सेस लगे होंगे, ठीक। मार्केट में उतारने का क्या मतलब है कि प्रोडक्ट पे टैक्स वगैरह लगे होंगे। ओके। तो यानी कि जो फैक्टर कॉस्ट में हम ऐड कर दें क्या, जो भी हमारे टैक्स लगे हैं उस प्रोडक्ट को मार्केट उतारने पे, तो हम मार्केट कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे। यानी कि एक तो फैक्टर कॉस्ट जो हमने निकाली प्लस उसमें हमारा एडिशनल जो भी हमारे प्रोडक्ट टैक्सेस लगे हैं, अगर हम वो सारी चीजों को निकालेंगे तो हमें सीधा सीधा हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हमारी मार्केट कॉस्ट निकल के आ जाएगी कि हाँ ये जो इस प्रोडक्ट की जो मार्केट कॉस्ट है वो ये है। ओके। अब इसी तरीके से आपका प्राइस होता है। ओके। और एक और चीज मैं बता दूं कि जनवरी 2015 से जो सीएसओ था, ठीक, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो स्विच हुआ इसकी तरफ मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करने के लिए चीजों का, ठीक। ये तो मार्केट कॉस्ट कह दो या मार्केट प्राइस कह दो, बात दोनों की सेम ही है, ठीक। तो यानी कि सीएसओ कब 2015 में इसके थ्रू चीजों को कैलकुलेट करने इसकी तरफ स्विच हो गया था। ओके। तो ये तो एकदम होगी बेसिक बेसिक डेफिनेशन सी। थोड़ा थोड़ा सा और भी आगे इसके बारे में हम समझेंगे। सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी कि हम प्राइस के बारे में देखेंगे, प्राइस, ठीक। अब इसमें हम पढ़ते हैं दो चीजें कि एक होता है कांस्टेंट प्राइस, एक होता है करंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट और करंट प्राइस, ठीक। तो इनकम जो होती है ना किसी भी चीज की, वो दो चीजों पे आपकी ड्राइव होती है, एक होती है कांस्टेंट, एक होती है करंट प्राइस। तो ये डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इन दोनों में सिर्फ डिफरेंस है इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन का, इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन का। यानी कि किसी एक में हम इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट को कवर करते हैं, दूसरे में हम नहीं कवर करते हैं, सिंपल, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम। इन्फ्लेशन मतलब अगर देखा जाए तो जो इन्फ्लेशन है वो कंसिडर करा जाता है एक ईयर का, एक तरीके से जो पास्ट ईयर में हुआ है, मतलब जस्ट लाइक जैसे एक हम मतलब जस्ट लाइक जैसे हम एक बेस ईयर मान लेते हैं। मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कि 2010 और 11 को हमने एक बेस ईयर माना और आज हम कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, और मान लीजिए कि 2024 में हम कोई एक चीज ले रहे हैं। कोई एक चॉकलेट थी जो कि उस टाइम पे मिल रही थी 100 की, आज हमें मिल रही है 200 की, तो हमें कैसे पता चला कि वो इंक्रीज हुआ है प्राइस, तो यानी कि हमें सीधा सीधा हमारे बेस ईयर से पता चल गया, ठीक। और ये जो बेस ईयर है वो हम किस में कैलकुलेट करते हैं, हमारा कांस्टेंट प्राइस में, ठीक। और करंट प्राइस में हमारा सिर्फ और सिर्फ यानी कि करंट की चीज कैलकुलेट होगी, यानी कि जो प्रेजेंट का इन्फ्लेशन चल रहा है। एक बार मैं वो चीज लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे, ठीक। कांस्टेंट प्राइस में आप क्या करेंगे, कांस्टेंट वाले में हमारा बेस ईयर के थ्रू हम एडिज बेस ईयर वाला इन्फ्लेशन देखते हैं, बेस ईयर का इन्फ्लेशन, ठीक, बेस ईयर इन्फ्लेशन। और वहीं पे हम करंट प्राइस में हम प्रेजेंट डे का इन्फ्लेशन देखते हैं। करंट प्राइस में हम क्या देखते हैं, हमारा प्रेजेंट डे का इन्फ्लेशन, प्रेजेंट डे, प्रेजेंट डे इन्फ्लेशन, प्रेजेंट डे इन्फ्लेशन। तो ये दो चीजें आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। और करंट प्राइस अगर आप बेसिकली देखें तो करंट प्राइस एक बेसिकली क्या है, ये एक एमआरपी है। एमआरपी यानी कि जो आपके प्रोडक्ट पे एमआरपी डला हुआ होता है, किसी प्रोडक्ट पे नहीं डला डला हुआ होता। करंट प्राइस एक तरीके से बेसिकली आपका और कुछ नहीं, करंट प्राइस आपका एमआरपी। एमआरपी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम यानी कि उससे आप कम में बेच सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा में नहीं बेच सकते हैं किसी एक प्रोडक्ट को। अब कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कोई प्रोडक्ट आपको सही में एमआरपी पे नहीं मिलता, तो बेसिकली उसका मतलब ये है कि आप उस प्रोडक्ट को उससे कम में बेच सकते हैं। ये कोई कुछ बोल रहे हैं आई थिंक। ये एक बार माइक, एक बार मैं चेक करता हूँ, किसी की आवाज आ रही है। जोहार। एक बार माइक ऑफ कर लीजिएगा। चलिए।
करंट प्राइस इज बेसिकली एमआरपी, यानी कि आप किसी एक प्रोडक्ट को उस प्राइस पे या तो उतने तक ही बेच सकते हैं या उससे कम, बट उससे ज्यादा नहीं बेच सकते हैं। तो करंट प्राइस इज बेसिकली एमआरपी, जो आपके किस पे देखने को मिलता है, आपके प्रोडक्ट्स पे। तो ये चीज आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी। चलिए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं इसमें। देखो कई बार आपको क्या होता है कि प्रोडक्ट पे सब्सिडीज भी देती है गवर्नमेंट, तो कई बार आप प्रोडक्ट प्राइस को, मतलब कई बार आपको प्रोडक्ट सब्सिडीज भी देती है गवर्नमेंट, ठीक, कि इस प्रोडक्ट पे इतनी सब्सिडीज, ताकि वो प्रोडक्ट को, प्रोडक्शन को बढ़ा पाए। सब्सिडीज देती है, तो ये जो सब्सिडीज है ना, ये माइनस हो जाती है जिस टाइम में हम फैक्ट वो निकालते हैं ना, मार्केट कॉस्ट वगैरह ये सब। तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हम इस प्रोडक्ट टैक्स ऐड करते हैं, लेकिन जो जिस प्रोडक्ट पे अगर गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दे रही है, तो वो हम उसको माइनस कर देते हैं। ठीक, तो ये चीज आप हल्की से ध्यान रख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं थोड़ा सा आगे चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 कुछ नहीं है, बेसिकली वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल वाला है, बट कोई नहीं, पढ़ना तो है अपन को। चलिए, ओके, चैप्टर नंबर 2 कौन तो जब किसी की बार बार ऑफर, ऐसे कौन वॉइस आ रही, प्लीज आप अपना कुछ भी अगर पूछना चाह रहे हैं एक बार मेरे को मैसेज टाइप कर दीजिए, तो वो मैं देख लूंगा। चलिए चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं, रमेश सिंह का ही। चैप्टर नंबर 2 जो कि है ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। ओके, अच्छा देखो आप अगर इसमें देखेंगे, तो एक प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है अगर पूछा जाए, तो ये हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक, इन सब चीजों का मतलब क्या होता है, पहले हमें वो सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम चीजें कर पाएंगे। प्रोग्रेस एक तरीके से क्या होता है, प्रोग्रेस क्या होता है, प्रोग्रेस मतलब हम सिंपल एक तरीके से ये देखते हैं ना, कि किसी भी एक चीज में बेटरमेंट या इम्प्रूवमेंट आना। ठीक, एक जनरल टर्म में हम इसे क्या जानते हैं, कि किसी भी एक चीज में इम्प्रूवमेंट आना, इम्प्रूवमेंट आना वो हमारी प्रोग्रेस है। जैसे नहीं बोलते थे कि जब आप स्कूल में होते थे कि आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट ने क्या बताया, मतलब कितने परसेंट आए, क्या है आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, ये स्कोर कार्ड बोल देते थे, बट वो अलग चीज है। ठीक, लेकिन इकोनॉमिक्स टर्म्स में हम क्या देखते हैं, ये यूज होता है कि किसी एक लॉन्ग लॉन्ग समय में एक पॉजिटिव मूवमेंट होना लोगों की लाइफ में और इकोनॉमी में। ये दोनों हो सकता है, ये क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी दोनों हो सकता है। ठीक, ये क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी दोनों हो सकता है। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। ये जो प्रोग्रेस टर्म है वो एक जनरल टर्म है, इसका कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है कि हाँ ये कोई एक अलग चीज डिनोट करता है। प्रोग्रेस आपको दोनों चीजें दिखा रहा है एक तरीके से, ये ग्रोथ भी और डेवलपमेंट भी। लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दोनों अलग अलग मीनिंग्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के दोनों अलग अलग मीनिंग्स हैं। प्रोग्रेस एक तरीके से एक आपको इम्प्रूवमेंट दिखाता है एक लॉन्ग टाइम में, कि कितना क्या इम्प्रूवमेंट हुआ लॉन्ग टाइम में, या आपका एक प्रोग्रेस दिखा देगा, किसी एक व्यक्ति के दिखा देगा। इसके अंदर दोनों होते हैं एस्पेक्ट, कौन कौन से, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जो कि मैंने आपको बताया। क्वांटिटेटिव यानी कि कितनी क्वांटिटी का इंक्रीमेंट हुआ है, ये सारी चीजें, अब ये तो आपको पता होगा। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव यानी कि कितनी क्वालिटी इंप्रूव हुई है। ठीक, तो ये आपको दोनों चीजें बताता है। ओके, लेकिन अगर मैं वहीं पे ही ग्रोथ की बात करूं ना, व्हाट इज ग्रोथ, फिर ग्रोथ का भी तो मतलब यही होता है, चाहे आप ग्रोथ कह लो या इकोनॉमिक ग्रोथ कह लो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ लिख लेते हैं। इकोनॉमिक, ये थोड़ा सा यार राइटिंग बहुत ही ज्यादा वो हो जाती है यहाँ पे। इकोनॉमिक ग्रोथ,
ओके। ग्रोथ जो होती है बेसिकली, ये क्या बताती है, ये एक इंक्रीमेंट दिखाती है इकोनॉमिक वेरिएबल्स में, इकोनॉमिक वेरिएबल्स में, यानी कि इंक्रीमेंट यानी कि इंक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेरिएबल। अब ये क्या होता है इकोनॉमिक, इकोनॉमिक वेरिएबल, मैं वी ए लिख देता हूँ क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो आपको पता होगा। ये जो टर्म यूज करी जाती है, ये या तो इंडिविजुअल के केस में यूज करी जा सकती है या इकोनॉमी के यूज में करी, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ ये एक ही चीज के लिए यूज करी जाएगी, ये किसी एक पर्सन की इकोनॉमी भी बता सकते हैं, ये किसी एक कंट्री की भी बता सकती है, ये पूरे एक वर्ल्ड की भी इकोनॉमी बता सकती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ग्रोथ का वो है क्वांटिफाइबिलिटी, यानी कि इसको आप मेजर कर सकते हैं एक एब्सोल्यूट टर्म्स में, एब्सोल्यूट टर्म्स में आप इसको बता सकते हैं। ठीक, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिफाइबिलिटी इसके अंदर वो होती है, यानी कि एब्सोल्यूट टर्म्स में आप बता सकते हैं कि किसकी कितनी ग्रोथ हुई है, किसकी कितनी नहीं हुई है। और जितनी भी यूनिट्स का मतलब एक तरीके से आप मेजरमेंट वगैरह करेंगे उसका बाद आप बता देते हैं कि हाँ इतना हुआ है। अब जस्ट लाइक जैसे एग्जांपल कि इकोनॉमी है might have been able to see growth in food production during a decade which could be measured in tons। देखो, अगर किसी एक कंट्री का आपको क्या देखना है, आपको फूड प्रोडक्शन देखना है कि पूरे पिछले एक डिकेड में कितना हुआ है कितना नहीं, तो आप उसको एक मेजरमेंट करके अच्छी तरीके से बता सकते हैं, टन में आप मेजरमेंट करें या किलोमीटर में आप करें, कुछ भी एक प्रोडक्ट है जिसको भी आपको करना है। ठीक, या पर कैपिटा इनकम निकालनी हो तो यानी कि उससे आप एक क्वांटिटी एक बेहतर वे में ड्राइव कर पा रहे हैं कि हाँ, कि इतना इम्प्रूव, इतना ग्रोथ देखने को मिला है, इतना ज्यादा इस कंट्री ने या इस एक पर्सन ने या इस एक पूरे होल वर्ल्ड में ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब एक एग्जैक्ट नंबर आपको पता चल रहा है। लेकिन प्रोग्रेस में आप वो एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पा रहे थे, लेकिन इस ग्रोथ में आपको विद एग्जैक्ट नंबर वो सारी चीजें पता चल जाती हैं कि हाँ, ये जो एक ग्रोथ हुई है वो कितनी हुई है। और एक तरीके से ये एक एनुअल कंसेप्ट है, अगर इकोनॉमी के टर्म्स में देखा जाए तो ये एक एनुअल कंसेप्ट है। एनुअल कैसा है कि इस एक साल के अंदर में कितनी ग्रोथ हुई है। मान लीजिए कि कोई एक कंपनी पिछले साल में, ये पिछले 10 साल पहले वो 1,000 बिस्किट का प्रोडक्शन कर रही थी, लेकिन आज वो 10,000 बिस्किट का प्रोडक्शन कर रही है, तो आपको इजीली उस चीज का पता चल जाता है। ठीक, ओके। तो यानी कि आपको उससे ये पता चल जाता है कि उसने कितना ग्रोथ करा है कितना नहीं करा है। अच्छा, एक बार मेरे को ये बता दीजिए, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर। क्लियर है ना? यस यस सर। ओके ओके। जब भी बीच में आवाज ना आए ना तो मेरे को एक बार बीच में बता देना। चलिए आगे देखते हैं। अब वहीं पे मेरे को पूछ लिया जाए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर वहीं पे एक डेवलपमेंट की बात आ जाए, सॉरी ये क्या हो गया, DEVELOP, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो देखो ये एक तरीके से आपको क्या बताता है, ये जो डेवलपमेंट है, ये जो डेवलपमेंट है ये आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो वही वन ऑफ द सेम थिंग्स हो रही हैं जो हमने प्रोग्रेस और उसमें देखा है। ये बताता है आपको। अच्छा, पहले अगर आप बताना चाहो तो आप बता सकते हैं, ये जो भी है वो यूट्यूब व्यूअर्स वो कमेंट सेक्शन में लिखना चाहें वो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। अच्छा, सब तरीके से ये बताइए क्या समझ सकते हैं आप इससे? हेलो, कुछ भी बताना चाहें बता सकते हैं। यस सर। हम्म। Sir, economic development refers to the process by which a nation improves their economic and political and social well-being of its people, which involves हम्म। in qualitative and quantitative changes in an economy beyond economic growth to encompass better living standards. हम्म। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब ये है एग्जैक्टली जो उन्होंने बताया कि बेसिकली जो एक आप अपनी कंट्री की रिपोर्ट देख रहे हैं, आप हर एक चीज देख रहे हैं, लेकिन एक सोसाइटी में रहने वाले लोगों का कितना डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब जस्ट लाइक कि उनका लेवल ऑफ न्यूट्रिशन कितना है,
मतलब जितना उनको एक इनटेक चाहिए पर डे, क्या उनको वो मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, यानी कि एक क्वालिटी ऑफ लाइफ देखते हैं इकोनॉमी में, मतलब जस्ट लाइक अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, अ क्वालिटी ऑफ लाइफ इन एन इकोनॉमी, लाइफ इन एन इकोनॉमी, बेसिकली एक लेवल ऑफ न्यूट्रिशन उसका कितना चल रहा है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या उन लोगों को मिल पा रहा है जितना उनको चाहिए, या उससे कम मिल रहा है, या हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज हैं, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। जो एक हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो हैं वो मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं, या एजुकेशन जो है, एजुकेशन, एजुकेशन वो अच्छे से मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, ठीक। ये जिन भी वेरिएबल्स पे उनकी लाइफ डिपेंड करती है, क्या वो उनकी चीजें फुलफिल हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं। ओके, तो उससे हमें क्या पता चलता है कि किसी एक इकोनॉमी में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि ये पर्सन के रेस्पेक्ट में है। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप इस तरीके से अगर हम देखें तो हम एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी निकालते हैं, HDI, आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कई बार, HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये आपने पढ़ा होगा। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ये यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश करा गया था, फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में, यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा 1990 में, ठीक। अब अगर आप ये देखें, ये जो डेवलपमेंटल रिपोर्ट है, ये सबसे पहले इस चीज का जो आइडिया था वो सुझाया किसके द्वारा गया था, मतलब किसके द्वारा सजेस्ट करा गया था, और इसे हम क्या नापते हैं। सबसे पहले मैं इसका बता देता हूँ कि ये बताया गया था महबूब उल हक एंड इंगे कोल के द्वारा, महबूब, महबूब, ये जो कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, महबूब उल हक एंड, कौन थे, इंगे कोल, एंड इंगे कोल करके थे। इन्होंने ये चीज सबसे पहले लेके आए कि हाँ ये एक चीज होना चाहिए, या ये एक इंडेक्स होना चाहिए बेसिकली। इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें पता चलता है कि वहाँ के लोगों का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एजुकेशन कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। तो ये बेसिकली अगर देखा जाए, तो अगर आपसे कभी पूछा जाए तो ये किन इंडिकेटर्स पे मतलब निकाला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसके 3 इंडिकेटर्स हैं, ठीक। ये पूछा भी गया क्वेश्चन, हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये इन 3 चीजों पे आपके निकाला जाता है। ओके, तो ये इन 3 चीजों से आपको पता चलता है कि आपकी कंपनी के अंदर में मतलब कंट्री के अंदर में कितना हेल्थ अच्छी है, कितना एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का कितना एक अच्छी तरीके से चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है। तो बेसिकली ये एक सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों को देख रहा है। इसके अंदर में अगर आप देखा जाए तो इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम डायमेंशन है जिनको हम गोल पोस्ट कहते हैं, या मतलब जस्ट लाइक इन्होंने एक वैल्यू है 0 और 1 के बीच में वेरी करती है वो, ठीक, 0 और 1 के बीच में वो वैल्यू वेरी करती है। तो चलिए, अब आप लोगों का ये काम है, जो भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं या जो भी अभी लाइव देख रहे हैं, अब आप मेरे को बताइए हमारा HDI कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। आप टाइप कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं, यूट्यूब व्यूअर्स हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, बट ये आपको बताना है। चलिए आगे देखते हैं। एक होता है ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस यानी कि कौन सी कंट्री कितनी ज्यादा हैप्पी है, एक तरीके से मतलब खुशी, खुशी इन द सेंस कि लोग कितने ज्यादा खुश हैं किसी एक कंट्री के अंदर में। अगर देख, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स करके निकाल देते हैं, ग्रोस नेशनल, ग्रोस नेशनल, अगर देखा जाए ना, इसमें कौन सी कंट्री टॉप पे रहती है, भूटान,
भूटान देख रहे हैं, एक छोटी कंट्री है बट वो हैप्पीनेस में बहुत अच्छी कंट्री चलती है। एक स्मॉल हिमालयन किंगडम है जो कि काफी सारी चीजों में इंडल्ज भी रहता है, लेकिन वो सबसे ज्यादा हैप्पीनेस कंट्री है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में अगर आप देखते हैं तो वहां पे एनवायरनमेंट का तो बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। एनवायरनमेंट को ऐसे ही वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, एनवायरनमेंट के लिए वो बहुत सारी चीजें करते हैं ताकि उनके पेड़ वगैरह ये सब सुरक्षित रहे। अगर आप लोगों ने देखा हो तो, उसके बारे में सुना हो तो ये जो ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस है ये बहुत अच्छे तरीके से भूटान में तो बहुत अच्छे लेवल पर रहता है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट का बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखते हैं। ओके। 1972 से अगर आप देखें ना तो ये इसने अपने बहुत अच्छी तरीके से पैरामीटर्स को अभी तक अचीव करके रख रखा है, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस वगैरह में अगर देखते हैं तो। एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बनती है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर में 156 मतलब आई थिंक नेशन है अभी, और जिसमें कि 153 नेशंस को ही रैंक दी जाती है। लेकिन उसके कौन से पैरामीटर्स हैं, क्या है, जिसके बेसिस पे वो हैप्पीनेस को काउंट करते हैं? एक होती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये बेसिकली 6 वेरिएबल्स पे निकालते हैं। जीडीपी पर कैपिटा, यानी कि वही पीपीपी जो कि हम पढ़ चुके हैं पीपीपी पे। सोशल सपोर्ट कितना है कंट्री के अंदर में, सोशल सपोर्ट। फिर हेल्थ, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सपेक्टेंसी। इसको लिख लेना पूरा, ये छोटा छोटा करके लिख रहा हूं मैं भी। फ्रीडम कितनी है, यानी कि अपनी चॉइसेस के लिए फ्रीडम कितनी है कि आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ चीजें कर सकते हो, ये हो गए। ठीक, दो और हैं, यानी कि कुल मिला के 6 वेरिएबल पे। जेनेरोसिटी कितनी है, जेनेरोसिटी। और फिर करप्शन, करप्शन यानी कि परसेप्शन क्या है करप्शन को लेकर। तो इन सारी चीजों पे हम क्या निकालते हैं, एक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट करके निकालते हैं। बट अब आपको मुझे टाइप करके बताना है कि हाँ, कि अभी इंडिया की रैंकिंग इसमें क्या चल रही है और किस रैंकिंग पे है इंडिया। ओके। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखेंगे। देखो, अगर ये एक पर्सनल लेवल पे हैप्पीनेस देखी जाए तो वो एक अपने सबके लिए एक अलग डेफिनेशन हो सकती है कि वो हाँ किस चीज से खुशी है किस चीज से नहीं है। बट ये हम कंट्री के लेवल पर अगर बात करी जाए तो हम उसके हिसाब से हम इन वेरिएबल्स को उनको निकालते हैं। बट हाँ, किसी से पर्सनल लेवल पे पूछा जाए तो उनके लिए खुशी क्या है तो वो सबके लिए एक अलग अलग हो सकती है, उसमें कोई मतलब दो मत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ किसी के लिए वो अलग नहीं हो सकती है, तो वो सबके लिए अलग अलग हो सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी चैप्टर 2 में ऐसा इतना कुछ खास नहीं है। ये हम चैप्टर 2 को अगर देखा जाए तो जो जो इसमें कुछ खास था रमेश सिंह वाले में वो मैं आपको बता चुका हूँ। बट हाँ, बाकी तो ऐसा जितना कुछ है नहीं खास। बस इतना ही है कि जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती हैं जितने भी, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब ये भी टॉप में ही रहती है हैप्पीनेस वगैरह इंडेक्स वगैरह चीजों में। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना। बाकी तो यार इसमें और कुछ इतना मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता, जितना इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इम्पोर्टेंट क्या, पूरा चैप्टर ही बता चुका हूँ उसका एक तरीके से। तो आप इसको साथ में भी लेके चल सकते हैं अगर आप साथ में पढ़ना चाहें तो। ठीक है। बाकी तो मैं आपको इसमें बता ही रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या है क्या नहीं। चलिए एक बार हम आप किस पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 पे। चैप्टर नंबर 3 क्या बोलता है? चैप्टर नंबर 3 क्या है? इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी का हम
एवोल्यूशन देखेंगे इसके अंदर में कि किस तरीके से वो उत्पन्न हुई, कैसे कैसे, क्या था क्या नहीं। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, बैकग्राउंड की है वैसे भी, तो आपको पता है 1947 में हम आजाद हुए एक तरीके से। किन से? अंग्रेजों से। ठीक, 1947 में हम आजाद हुए, उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें हमारे हाथ में आने लगी। ठीक, उससे पहले जो सारी चीजें थी वो कौन करके चलता था? वो ब्रिटिशर्स सारी चीजें करते थे, है कि नहीं? और उनके उनके ब्रिटिश रूल में, यानी कि जिस टाइम पे वो थे उस टाइम पे हमारी कुछ इकोनॉमी अलग चलती थी, बट आज हमारी इकोनॉमी कुछ अलग चलती है कि नहीं? लेकिन अगर मैं इसमें थोड़ा सा बैक जाने की कोशिश करें, तो ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अगर देखी जाए इंडिया की ब्रिटिश रूल में, वो बहुत ज्यादा कम थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कह रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। कि जो इंडिया की जो एक ब्रिटिश रूल में जो इकोनॉमी थी वो लो थी, ब्रिटिश रूल में, क्योंकि आपको पता है कि वो अपना फायदा ही देखते थे। वो तो अपना फायदा देखेंगे ना, हम इंडिया का थोड़ी फायदा देखेंगे। तो उस टाइम पे बहुत लो थी। ये किसने बोला था? ये बोला था एनगुश 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 मेडिसन, MEDDISON, एनगुश मेडिसन ने ये बोला था। उन्होंने बोला कि कोई भी एक पर कैपिटा ग्रोथ भारत में नहीं देखने को मिली 1600 टू 1600 टू 1870 तक। कोई भी ऐसा इतनी अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं देखने को मिली। बट हाँ, थोड़ा बहुत 0.2% की ग्रोथ देखने को मिली, हल्का बहुत, 1870 से 1947 तक, वो भी 0.2%। 1870 से 1947 के बीच में थोड़ा बहुत। ठीक, इसको आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर देखा जाए तो ये 1% की भी ग्रोथ नहीं थी, अगर यूके के कंपैरिजन में हम देखते हैं तो। अगर पर कैपिटा इनकम देखेंगे इनके टाइम पे, तो वो उस टाइम पे कितनी कितनी थी? 18 रुपीज थी 1899 में। ठीक, करंट प्राइस पे, करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस मैंने आपको बता दिया। 18 रुपीज थी, 18 रुपीज 1899 में। आप समझ सकते हैं कि किस एक लेवल पे उन लोगों ने हमारा एक्सप्लॉइटेशन करा। 39.5 ये जाके हुई 1895 में, मतलब ये 1899 की, एक 1895 की है, कि कितने 4 सालों के अंदर ही उन्होंने कितना ज्यादा वो कर दिया, एक तरीके से कम कर दिया। ठीक, तो ये एक इंडियन का, मतलब ये इंडियन स्टोरी बता रहा है, एक पॉवर्टी इंडियन मासेस की, जो उन्होंने उस टाइम पे चीजों को झेला था। फेमाइन जैसी चीजों को उन्होंने झेला, फेमाइन जैसी चीजों को, मतलब आपको नहीं पता कितने ज्यादा अकाल पड़े हैं, डिसीजेस कितनी ज्यादा हुई थी। ठीक, तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी को इस कदर उन्होंने हमारा खराब कर दिया था। ठीक, देखो हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ सही भी होता है कुछ गलत भी होता है। अब आप बोलेंगे कि सर वो रेलवे वगैरह ये सर वो सारी चीजें अलग हैं, हम एक पर्सन की एक इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं ना। ठीक है, उन्होंने रेलवेज दिया, ये सारी चीजें दी। देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू तो वो है कि जहाँ हमें थोड़े बहुत चीजें मिली, कि हाँ उनसे हमने आईपीसी वगैरह काफी सारे सिस्टम वगैरह ये सारी चीजें देखी, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक पर्सनल लेवल पे एक इनकम की बात करी जाए तो वो कितनी थी, लोग कैसे जी रहे थे, लोगों का जीवन यापन कैसा हो रहा था। एक्चुअली अगर देखा जाए तो उन्होंने भारत का सोच के तो नहीं बनाए थे ना रेलवे वगैरह ये सारी चीजें, ये सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करा लॉर्ड कॉर्नवालिस वगैरह, वो तो उन्होंने अपना सोच के बताया था ना। अब वो सिस्टम हम आगे भी कैरी फॉरवर्ड करके लेके गए हैं, है कि नहीं? अब क्या हम वही इकोनॉमी आगे कैरी फॉरवर्ड करके लेके थोड़ी जा सकते हैं? ठीक, तो वो वाली चीज है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था। अब उसके बाद जिस टाइम पे हम आजाद हुए, तो हमारे सामने एक इकोनॉमी की बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आके खड़ी हो गई। ठीक, अब हमने उसको कैसे कैसे सुधारा, कैसे कैसे क्या नहीं करा, वो मैं अब आपको बताता हूँ। देखो हमारे पास दो चीजें थी, या तो हम एग्रीकल्चर को लेके चलें या हम इंडस्ट्री को लेके चलें। या तो हम एग्रीकल्चर पे फोकस लेके चलें, मतलब जिस टाइम पे हमारे हाथ में इकोनॉमी आई, उस टाइम पे हमारे हाथ में दो चीजें थी, एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री। नाउ वी हैव टू चूज कि या हम एग्रीकल्चर को फोकस करेंगे या हम इंडस्ट्री को फोकस करेंगे। ये
टॉपिकल इशू बन गया था डिबेट का कि हम किस चीज को लेके चलें जिससे कि हम एक अच्छी चीजों में एक बेहतर वे में लोगों तक हर एक चीज को मुहैया करा सकें या हर एक चीज एक्सेसिबल करा सकें। ओके। तो कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप ने सेलेक्ट करा कि इंडस्ट्री जो हो सकती है, इंडस्ट्री पे हमें फोकस करना चाहिए जो कि एक हमारी इकोनॉमी को एक बेहतर वे में लेके जा सकती है इंडिपेंडेंस के बाद। बट ये जो था ये ऑलरेडी डिसाइडेड करा गया था कुछ, मतलब अगर देखा जाए तो 1930s में भी ये सारी चीजों पे एक बार और बहस हो चुकी थी कि हाँ हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए, इंडस्ट्री पे फोकस रखना चाहिए ये सब। ये एक 1938 में एक आपने नेशनल प्लानिंग कमेटी पढ़ा होगा 1938 में, तो उस टाइम पे भी यही था कि इंडस्ट्री को फोकस कर लेते हैं। नेशनल प्लानिंग कमेटी, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में बैठी थी। उस टाइम पे भी यही था कि चलो इस पे देख लेते हैं। ठीक। ओके। कि अगर इस पे देखेंगे तो मतलब अगर देखा जाए तो दिस वाज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय द डोमिनेंट ग्रुप ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर way back in the mid 1930s when they felt a need for economic planning in India before setting up of the National Planning Committee in 1938. Given the available resources base, it seemed as an illogical decision as India lacked all those prerequisites which could suggest the declaration of the industry as its prime moreover. देखो 1938 में जो प्लानिंग कमेटी बनी थी उससे पहले 1930s में भी इस चीज को लेके एक डिबेट हुआ था कि हम इंडस्ट्री को लेके चलेंगे एग्रीकल्चर को। तो इंडस्ट्री का डिसाइड करा गया था, लेकिन नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी उसके बाद और कुछ चीजें सामने आई तो जो लोग इसके फेवर में नहीं थे कि हाँ हम इंडस्ट्री को लेकर नहीं चल सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास काफी सारी चीजें नहीं है। क्या? कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो हम कैसे चीजों को लेके चल सकते हैं? ना हमारे पास पावर है, ना हमारे पास मतलब वही पावर इलेक्ट्रिसिटी, ना हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन है। हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी अच्छा नहीं है, ना हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा है, तो हम कैसे इसको लेके चल सकते हैं इंडस्ट्री को? नेक्स्ट उसके अलावा क्या दिया गया है जो बताएगी कि ना हमारे पास आयरन एंड स्टील की जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी अच्छे से नहीं है, ना हमारे पास कोल है, ना हमारे पास सीमेंट अच्छे से हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। मतलब ये वो थे जो कि इंडस्ट्री को नहीं सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने क्या क्या दिया रीजन? ना हमारे पास क्रूड ऑयल है। ठीक। तो ये रीजन उनके द्वारा दिए गए। फिर उसके बाद बोला गया कि हमारे पास कुछ एक कैपिटल भी नहीं है कि जिससे कि हम प्रमोट कर सकें। हमारे पास इतना कैपिटल भी नहीं है जिससे कि हम प्रमोट कर सकें चीजों को एक बेहतर वे में। हमारे पास स्किल्ड मैन पावर भी स्किल्ड मैन पावर मैन पावर भी नहीं है जो कि एक इंडस्ट्रियल सेक्टर में जरूरी होती है। उसके अलावा बोला गया कि लोग इतना ज्यादा लोगों के बीच में एंटरप्रेन्योरशिप काफी अच्छी तरीके से फेमस भी नहीं है। कोई इसमें आके इतने लार्ज लेवल पे नहीं इसमें एनरोल करेगा या इस चीज को आगे एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगा। ठीक। क्योंकि अभी के पास, क्योंकि अगर आप खुद देखें तो अभी भी हमें इस स्टार्टअप इंडिया को फुल मतलब ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने में कितना टाइम लग गया, और उस टाइम तो वैसे ही लोगों के बीच में प्रचलित नहीं था। 2014 के बाद ये सारी चीजें आपको काफी ज्यादा देखने को मिली। ठीक। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक मार्केट भी नहीं है इंडस्ट्रियल गुड के लिए। इंडस्ट्रियल गुड के लिए हमारे पास एक मार्केट भी नहीं है, क्योंकि हम नई नई इकोनॉमी बने हैं। लोग कैसे कैसे क्या क्या परचेज कर पाएंगे, वो एक हमारे पास मार्केट भी नहीं है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर बताई गई थी। और बोला गया कि हमारे पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है। ठीक। नेचुरल रिसोर्सेज भी नहीं है जिससे कि हम इंडस्ट्री को प्रमोट कर सके। तो ये रीजन दिए गए थे जिससे कि हम किसको इंडस्ट्री को ना प्रमोट करें। कुछ लोग किसको देखते थे? एग्रीकल्चर को, कि हाँ एग्रीकल्चर को हम प्रमोट कर सकते हैं। ठीक। एग्री फिर लोगों ने बोला कि हाँ हम एग्रीकल्चर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे थे और जो इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रहे थे, एग्रीकल्चर को ना सपोर्ट करने के कारण क्या थे जो लोगों ने दिए। अब हम बीच में देखेंगे कि हमने प्रमोट किसको करा, लेकिन जो जिसके पक्ष में नहीं था वो हम देख लेते हैं।
जो लोग एग्रीकल्चर को सपोर्ट कर रहे थे लेकिन कुछ इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने क्या रीजन दिए, उन्होंने क्या रीजन दिए वो हम देखते हैं। उन्होंने ये रीजन दिए कि हमारे मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो कि हमें एक लेबर रिफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। लेबर लेबर रिफॉर्म वगैरह की इसमें हमें जरूरत पड़ेगी। R&D चाहिए हमें एग्रीकल्चर को और बेस्ट वे में पहुंचाने के लिए, जिसके लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक। और अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चरल मतलब एक एक्सपेंशन करना पड़ेगा हमें, राइट काइंड ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग किया, जिससे कि हम एग्री कमोडिटीज बना सकें। एग्री कमोडिटीज, इन सबको हमें एक्सपेंशन करने की जरूरत है। चलो ये तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो एक मैकेनाइजेशन की जरूरत है, जिसके पास हमारे पास पैसे नहीं है। मैकेनाइजेशन यानी कि जैसे उस टाइम पे ट्रैक्टर वगैरह ये सारी चीजें, काफी सारी चीजें करनी पड़ेंगी हमें। मैकेनाइजेशन नहीं है। ठीक। तो हमको ये चीज भी प्रमोट करनी पड़ेगी, तो तब जाके हम एग्रीकल्चर में भी कर पाएंगे। अब दोनों में ये काफी ज्यादा डिबेट चलती रहेगी, कोई इसको ये बोलता रहा, कोई उसको ये बोलता रहा कि हाँ हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। बट हाँ, हम देखेंगे धीरे धीरे हमने फर्स्ट अपने इकोनॉमिक प्लान से हमने किस चीज को फॉलो करा। ठीक। अब इसमें कुछ पॉलिटिकल लीडरशिप की वजह से भी काफी चीजें दिक्कतें खड़ी होने लगी। अब जस्ट लाइक जैसे क्या था, मैं यहाँ पे किसी एक पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ या किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चीजें वो बता रहा हूँ जो कि लिखी हुई हैं, जो कि हैं इसमें खासकर। अगर देखा जाए तो बताया कुछ लोगों ने कि by only organizing our land ownership, irrigation and other inputs to agriculture, India could have gone for better prospect of development once there was no crisis for food, shelter, basic health care to the masses. ओके मतलब कुल मिला के ये है कि हमें अगर देखा जाए तो मतलब आगे अगर जो आने वाली चीज है कि हमें चाइना को ध्यान में रखते हुए चीजों को करना चाहिए। मतलब जैसे चाइना कर रहा है हमें वैसे ही करना चाहिए। कुछ लोगों ने ऐसा बोला, ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसा बोलेंगे, किसी के नाम उम तो है नहीं। कि जैसे एक चाइना अपने आप को प्रमोट करके लेके चल रहा है, और जैसे उसने अपने आप को इवोल्यूशन करा 1949 के बाद धीरे धीरे से वो। ठीक। तो हमें भी उसकी तर्ज पे काफी चीजों पे चलना चाहिए। ठीक। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे थे जो कि इस चीज को सपोर्ट नहीं करते थे। अब जैसे मैं दो चीजें और दिखाता हूँ कि जैसे लीडर्स के बीच में नहीं बनती थी कुछ के। ठीक। जैसे अगर कुछ लोग होते थे, जैसे हमारे गांधीयन सोशलिज्म, मतलब खासकर गांधी जी उस पॉलिटिकल लीडरशिप में नहीं थे, लेकिन उनके कुछ लोग तो थे जो कि इस चीज को सपोर्ट करते थे, जो कि क्या था, गांधीयन सोशलिज्म। यानी कि कुल मिला के हमें एग्रीकल्चरल वगैरह इन सब चीजों पे क्या लेके चलना चाहिए। एक सेकंड, स्पेलिंग गलत होगी क्या। मतलब जो कि गांधीयन फिलोसफी को फॉलो करते थे, लेकिन कुछ इसके अपोजिट में रहते थे कि अब वो चीज हम फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी की बात है। सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें एग्रीकल्चर वगैरह पे लेके चलेंगे तो हम कैसे प्रमोट करेंगे, भले से उसके अंदर गांधी जी नहीं थे। कुछ लोगों ने बोला नेहरू जी हैं, जो कि अपने हिसाब से नेहरूवियन इकोनॉमिक्स लेके चल रहे हैं। नेहरूवियन इकोनॉमिक्स लेके चल रहे हैं, वो अपने अनुसार चीजों को कर रहे हैं जैसा उनको अच्छा लग रहा है, भले से उसका क्या ड्रॉबैक है क्या नहीं है। ठीक। तो इस तरीके से काफी पॉलिटिकल मतभेद भी हो रहे थे। ओके। लेकिन एट लास्ट हमने क्या फॉलो करा वो हम देखते हैं, कि हमने लास्ट में क्या फॉलो करा कि क्या नहीं फॉलो करा। वो हम किस में देखेंगे, वो हम ये जो कि प्लानिंग मिशन वगैरह ये सारी चीजें जो आती हैं। ओके। तो आज के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको यहीं पे रोक देते हैं, क्योंकि आगे कैरी फॉरवर्ड वो फिर बीच में कई सारी चीजें कट जाएंगी अगर मैंने अभी स्टार्ट कर दिया तो, प्लानिंग वगैरह ये सारी चीजें। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें पसंद आई होंगी। जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं, if अगर इसको लाइव अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सॉल्व कर दूंगा। और मैं ये रमेश सिंह लेके चल रहा हूँ बुक एज अ रेफरेंस, तो आप साथ में उस बुक से भी पढ़ सकते हैं, या अदर आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप साथ में उसको रिवाइज कर सकते हैं।
तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।